तो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगला लेक्चर देखेंगे और आज के लेक्चर जो होगा वह सबसे महत्वपूर्ण लेक्चर होगा। आज के क्लास में आपको फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बताएंगे और ध्यान दीजिएगा 12th बोर्ड में आप लोग आज ही कॉपी में नोट कर लीजिएगा। 12th बोर्ड के एग्ज़ाम में फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस 110% आएगा। आप लोग इसलिए अच्छा से इस लेक्चर को देखेंगे। मेन एडवांस और मेडिकल का भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं उसमें भी फैराडेज लॉ से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक। इसलिए आप लोग अच्छा से इसको नोट्स बनाइएगा और अच्छा से रिवीजन भी करते रहिएगा, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ध्यान दीजिएगा, फैराडे साहब का जो इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए जो लॉ है वह 2 है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लॉ, उसके बाद स्टार्ट करेंगे सेकेंड लॉ, ठीक है। आइए मेरे साथ हेडिंग आप लोग लिखेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। मेरे साथ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि फैराडे साहब का फर्स्ट लॉ क्या होता है। फैराडे साहब का फर्स्ट लॉ क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। फैराडे साहब का फर्स्ट लॉ जो दिए हैं ये अपने साहब जी, अगर उस ज़माने में आप रहते ना तो आप भी इनका ये लॉ दे सकते थे, नहीं समझे। ये जो बात फर्स्ट लॉ में बोले हुए हैं, अगर आप भी रहते उस ज़माने में ना तो इनके जगह पर आपका नाम होता, समझे। अब आप लोग सोचते हैं कि साइंटिस्ट लोग सर उनका दिमाग बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर गवर्नमेंट आपको भी वो सब सुविधा दे दे तो आप भी साइंटिस्ट बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सब लोग अपने ही में बिजी रहते हैं, तो आपके लिए सुविधा कहाँ से देंगे। वो है लैब में वैसा व्यवस्था है नहीं है। तो और गवर्नमेंट भी आपको सारी सुविधा दे दे तो आप भी साइंटिस्ट बन सकते हैं, लेकिन आप कभी लैब में जाते ही नहीं हैं, सुविधा ही नहीं है तो जाएंगे कहाँ से। तो ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट लोग बहुत तेज़ होते हैं, उनका दिमाग बहुत ज़्यादा होता है, समझे। अगर आपको भी सारी सुविधा दे दिया जाए जो इन लोगों को मिलता था तो आप भी साइंटिस्ट बन सकते हैं। आइए चलते हैं फर्स्ट लॉ में क्या बोले थे। ऐसे तो बोल दिए कि आप भी बोल सकते थे, ये सिंपल बात बोले थे। आइए पहले समझते हैं। पिछला लेक्चर आप लोग अगर देखे होंगे जिसमें आप लोग को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बताए थे, लेक्चर नंबर 12 में। आज देखिए उसी का काम है यहाँ पर। देखिए एक बार आपको हम ध्यान दिला दे रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको हम क्या बताए थे। बोले थे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड एक ही वेसल में होना चाहिए। चलिए एक ही वेसल में हम ले लिए 2 इलेक्ट्रोड को, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या करेंगे आप कि इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लेते हैं, नहीं। चलिए तो इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में हम लेंगे, चलो ले लेते हैं NaCl, ठीक है। NaCl लेंगे तो ये तो आप बता ही सकते हैं कि यह टूटेगा Na+ और Cl- में। कोई दिक्कत है तो बोलो, यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक करेंट देना पड़ता है, ठीक है। अगर आप लोग लेक्चर नंबर 12 देखे होंगे तो पता होगा। इसमें आप लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट देंगे। इलेक्ट्रिक करंट देने के लिए इसमें सेल आपको लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और आपको बोले थे कि ये बैटरी का सिंबल जो होता है इसका मतलब कि यहाँ का पोटेंशियल हाई है और यहाँ का पोटेंशियल भी हाई होगा। अगर ये छोटा है तो छोटा वाले का मतलब यहाँ पर पोटेंशियल लो है, और उसी के साथ ये रॉड जुड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पर भी ये निगेटिवली चार्ज होगा।
इसके बाद आपको बोले थे कि ये पॉजिटिव वाला जो इलेक्ट्रोड होता है यह एनोड होता है और निगेटिव वाला जो होता है वो रॉड क्या होता है, कैथोड होता है। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको आप स्टार्ट कीजिए। तो जैसे ही आप इसमें करंट देते हैं क्या होता है इसमें कि जो भी पॉजिटिव है, ये Na+ है ना, तब पॉजिटिव वाला जाता है निगेटिव पर, क्योंकि भाई पॉजिटिव है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और यहाँ निगेटिवली चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो इसको दे करके अपने में इसको खींच लेता है, समझे। अब ये रॉड जो है पॉजिटिवली चार्ज है, इसको निगेटिव चार्ज चाहिए, तो Cl पर निगेटिव है, तुरंत ये निगेटिव को अपनी तरफ खींच लेता है, समझे। तो ध्यान दीजिए, ये साहब जी एक सिंपल सा बात बोले थे फर्स्ट लॉ में, उनको बोल दिया गया फर्स्ट लॉ। ये बात बोले थे कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से, NaCl क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ना ये, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन से जितना आप चार्ज को पास करेंगे उतना ही वह इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा। वो तो बात सिंपल है, अरे भाई ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जितना ही हम इसमें चार्ज को पास करेंगे उतना ही यह क्या होगा, डिपॉजिट होगा। ये तो कोई बता सकता है। अब चार्ज कम पास कराएंगे तो कम डिपॉजिट होगा, ज़्यादा पास कराएंगे तो ज़्यादा डिपॉजिट होगा, और इसी को बोल दिया गया फर्स्ट लॉ। क्लियर हुआ। आइए लिखते हैं साहब जी का फर्स्ट लॉ। यहाँ पर हम लिखेंगे, चलिए आइए, इट states that weight of substance deposited on electrode is directly proportional to the charge pass through the सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कौन सा, ये इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन। इसमें जितना चार्ज पास करेंगे उतना ही डिपॉजिट होगा, या अगर गैस होगा तो उसको लिबरेट बोल देंगे, क्योंकि गैस है तो वह बाहर उड़ जाता है, समझे। तो लिबरेट या डिपॉजिट, जितना ही चार्ज पास कराएंगे वो क्या होता है, डायरेक्टली होता है। वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये बोल रहे हैं कि वेट ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन, यानी कि W डायरेक्टली होगा Q के। ये तो आप लोग को फिजिक्स में भी लोग पढ़ाते होंगे, ये W Q के डायरेक्टली हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस साइन को हटाते हैं तो आपको तो पता है ना कि एक कांस्टेंट आएगा। चलिए आते हैं, W एक कांस्टेंट आता है Z, इस साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट Z आया और Z इंटू Q हो गया। ठीक है। क्या आप लोग 9th 10th में फिजिक्स पढ़े हैं? साफ नहीं पढ़े हैं? अगर आप लोग पढ़े होते तो आप लोग को लिखवाया गया होगा, बताया गया Q इक्वल टू IT होता है। ये बात आप लोग को बताया गया है कभी? Q I क्या हो गया, करंट हो गया, और ये T टाइम हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, हम Q के जगह पर IT को लिखेंगे, यानी कि W जो है वह ZIT, ये आप लोग को याद रखना है। जहाँ पर Z को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस, इसको क्या बोलते हैं, बोलो, नहीं बोलेगा क्या है जी,
केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है, कहीं कहीं आपसे अगर शॉर्ट आंसर में पूछना होगा तो कहीं कहीं तो यही पूछ देता है व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो आप कहेंगे कि सर आप तो लिखवाए नहीं थे, केवल आप बता दिए थे कि जेड को इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं, लेकिन आपसे पूछेगा कि क्या होता है तो क्या कहें, कांस्टेंट होता है, वही उसका डिफिनीशन हो गया, नहीं ना। आइए आपको बता रहे हैं कि जेड को आप डिफाइन कैसे करेंगे। पहले आप लोग क्या कीजिए, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए हो गया, बोलो बोलो बोलो, हो गया। चलो इसको हम मिटा दे रहे हैं। फर्स्ट लॉ में तो कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं होना चाहिए, अच्छा समझाए हैं। चलो अब आ रहे हैं हम, इसको आगे हम बढ़ाएंगे, समझे। चलो ध्यान देना यहाँ पर। हमको ये बताइए कि अगर आपको एक कंडीशन कोई दे दिया जाए, आपसे कह दिया जाए कि इफ Q इक्वल टू 1 कूलम्ब, हमको ये बताओ Q इक्वल टू क्या बोल दिया, 1 कूलम्ब। तो Q इक्वल टू क्या होता है, IT होता है, ये अभी बात बताए ना। हमको ये बताओ कि Q 1 कूलम्ब है, ये 1 कूलम्ब कब आएगा, जब करंट भी 1 हो और टाइम भी 1 हो। ये बात तो सबको पता है, क्योंकि Q कह रहा है कि 1 कूलम्ब। Q 1 कूलम्ब, इसका मतलब कि करंट जो होगा वह हम कहेंगे कि ये 1 एम्पियर, और टाइम जो होगा वह भी 1 ही होना चाहिए, तो हम मान लेते हैं 1 सेकेंड। अब आएंगे यहाँ, अगर आपसे कह दिया जाए कि Q 1 कूलम्ब है, अगर Q का वैल्यू 1 हो तो क्या W इक्वल टू जेड हो सकता है क्या? अरे कितना इजी है जी, W इक्वल टू जेड हो सकता है, क्योंकि यस बिल्कुल हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है तो डिफिनीशन आ गया। डिफिनीशन ये है कि 1 कूलम्ब, ये Q इक्वल टू 1 है, 1 कूलम्ब चार्ज अगर पास कराएंगे तो जितना वेट डिपॉजिट होगा उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्योंकि भाई अगर 1 कूलम्ब चार्ज पास कराते हैं तो W इक्वल टू जेड है, यानी कह सकते हैं आप कि 1 कूलम्ब चार्ज के द्वारा जो वेट डिपॉजिट होता है सब्सटेंस का, उसी का वैल्यू होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की। बस डिफिनीशन खत्म, समझे। लिखो लिखो, सब अच्छा से बता रहे हैं, इसके बाद भी नहीं आ रहा है तो इसमें आपकी गलती है। वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड बाय 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज is called electrochemical equivalent of a substance। ठीक है, weight of substance deposited by 1 coulomb of charge is called electrochemical equivalent of a substance। क्या कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है? तो फैराडे साहब का फर्स्ट लॉ खत्म हो गया। ध्यान दीजिएगा, इस पर न्यूमेरिकल्स जो है अगले लेक्चर में कराएंगे, क्योंकि फैराडेज फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ अगर न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे तो थोड़ा सा लेक्चर लॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आज के लेक्चर में फैराडे साहब का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों ख़त्म करते हैं। उसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उस पर हम न्यूमेरिकल्स करा देंगे, फर्स्ट लॉ पर और सेकंड लॉ पर। क्लियर?
चलो, तो इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आ रहे हैं फराडे साहब के सेकेंड लॉ में। हो गया ये, चलो हो गया। तो हम आ रहे हैं फराडे साहब के सेकेंड लॉ में। एकदम बहुत ही इजी है जी फराडे साहब का लॉ दोनों। और ध्यान दीजिएगा 12th बोर्ड में अगर आप हैं तो फर्स्ट लॉ भी पूछ देता है, सेकेंड लॉ भी पूछ देता है। और अब मान लीजिए कि फराडे साहब का दोनों लॉ पूछना चाहता है तो फिर वो लॉन्ग टाइप में पूछेगा, लॉन्ग टाइप में, समझे कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। तो जब ऐसे पूछ देगा तो आपको फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ दोनों लिखना पड़ेगा। और अगर पूछ देगा कि फैराडे फर्स्ट लॉ को लिखिए तो फिर फर्स्ट लॉ लिखेंगे, सेकेंड लॉ को लिखिए तो सेकेंड लॉ लिख देंगे। लेकिन अगर पूछ देगा कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बताइए तो फिर फर्स्ट और सेकेंड दोनों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो आते हैं हम सेकेंड लॉ में। फैराडे साहब का सेकेंड लॉ समझे ना। और सेकेंड लॉ समझने के लिए सॉल्यूशन जब आप लोग को हम पढ़ाए थे तो उसमें इक्विवेलेंट वेट और ग्राम इक्विवेलेंट, ये दो बात आपको हम वहाँ बताए थे जब नॉर्मलिटी हम पढ़ा रहे थे। देखिए लीजिएगा, सॉल्यूशन में जब नॉर्मलिटी हम पढ़ा रहे थे तो उसके थोड़ा सा पीछे हम ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वेट बताए हुए हैं। देख लेना, लेक्चर नंबर शायद सेकंड है सॉल्यूशन का। ठीक है, तो आइए सेकेंड लॉ में। देखिए सेकेंड लॉ समझने से पहले आपको हम फिगर बना करके पहले आपके माइंड में हम डाल देंगे। ठीक है, चलो देखते जाना ध्यान से, नहीं तो फिर बाउंस कर जाएगा। समझे? नहीं समझे मत समझिए, मेरा क्या। दो इलेक्ट्रोड ले लीजिए, इसमें और एक इसमें ले लिए। इसमें भी हम दो इलेक्ट्रोड लेंगे। इसमें हम बना रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना रहे हैं। ठीक है, आप ध्यान दो, इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट को डालिए। चलो इस बार हम इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट को डाल देते हैं। ध्यान देना, ये बना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। सुनो ये क्या बोले थे सेकेंड लॉ में, पहले फिगर समझा देते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो आप लोग को बनाने आता ही है, तुरंत खटाक से बनाइए। यहाँ का पोटेंशियल हाई तो जब पॉजिटिव से जुड़ा है तो यह भी पॉजिटिव, यहाँ का पोटेंशियल लो है तो यहाँ का पोटेंशियल लो होगा। होगा कि नहीं होगा, बोलो ना। पॉजिटिव को एनोड बोलते हैं, नहीं नेगेटिव को कैथोड बोलते हैं। समझे? सेम टू सेम आएंगे, उधर आएंगे। ये भी हम बनाए हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। चलो इसमें हम दूसरा ले लेते हैं। इसमें हम लेते हैं AgNO3 का सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट है Ag प्लस NO3 माइनस। इसमें इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, फिर उसको क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को इलेक्ट्रोकेमिकल से जोड़ते हैं। दिस इज प्लस तो प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस। पॉजिटिव को बोलते हैं एनोड, बोलो ना, और नेगेटिव को बोलते हैं कैथोड। अब देखिए सेकेंड लॉ में वो क्या बोले हुए हैं। देखिए ये बोले थे कि डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और ये सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। ये साहब जी बोले थे कि डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से अगर हम सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास कराते हैं, कहने का मतलब कि इसमें जितना चार्ज पास करा रहे हैं उतना ही चार्ज इसमें पास कराना है। अगर इसमें 5 कूलम्ब आप चार्ज दे रहे हैं तो उसमें भी आपको कितना कूलम्ब, 5 ही कूलम्ब चार्ज पास कराना है। तो ध्यान दीजिए सेकेंड लॉ में बात क्या बोले थे। ये बोले थे
कि डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से अगर सेम अमाउंट का चार्ज पास कराएंगे तो दोनों में जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वह सेम ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। फिर से सुनिए, ये साहब जी बोले थे कि डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से सेम अमाउंट का करेंट पास कराएंगे, मतलब जितना इसमें कूलम्ब दे रहे हैं इसमें भी उतना ही कूलम्ब देंगे, तो दोनों में सब्सटेंस का ग्राम इक्विवेलेंट सेम डिपॉजिट होगा। क्लियर हुआ? मतलब जैसे इसमें कॉपर है, मान लीजिए इसमें सिल्वर है, तो जितना ग्राम इक्विवेलेंट कॉपर डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पर, उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट सिल्वर भी डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पर। आई समझ में? एकदम आप लोग अच्छा से समझ लीजिए, ठीक है। आइए चलते हैं यहाँ पर, लिखेंगे इफ सेम quantity of charge pass through the different electrolyte, then same number of gram equivalent of substance deposited, same number of gram equivalent of substance deposited on electrode, कहने का मतलब कि इसमें लिख दे रहे हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, इसमें कॉपर डिपॉजिट होगा ना और उसमें सिल्वर डिपॉजिट होगा, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर इक्वल टू होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर। क्या कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है इसमें? नहीं होनी चाहिए जी, सब कुछ क्लियर है, ठीक है। कहने का मतलब अब ग्राम इक्विवेलेंट का क्या आप लोग फॉर्मूला बता सकते हैं क्या? ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है मास इन ग्राम, वहीं वेट गिवन वेट बाई इक्विवेलेंट वेट होता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है मास इन ग्राम, यानी कि गिवन वेट वही ना ग्राम में है, और बाई होता है इक्विवेलेंट वेट। तो कॉपर का है तो लिखेंगे कॉपर का मास इन ग्राम बाई होता है इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। ये इक्वल होगा सिल्वर के ग्राम इक्विवेलेंट के, तो मास इन ग्राम सिल्वर का वेट वहीं दे मास, वेट इन ग्राम बाई इक्विवेलेंट वेट सिल्वर का। यही बात ये सेकेंड लॉ में बोले हुए हैं, सेकेंड लॉ में बात इसको बोले हैं। क्या ये सेकेंड लॉ समझ में आया आपको? सेकेंड लॉ आपको समझ में आया? फ्राडे सेकेंड लॉ, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पर है? क्लियर है? अब आइए हम, ये तो सेकेंड लॉ हो गया, अब इसके आगे अब इसी पे अपना काम हम करेंगे ना। ये तो हो गया, बोल दिए बस हो गया, अब साइंस ना है, ये साइंस है। अब सेकेंड लॉ दे दिए तो अब इस पर लोग सोचना स्टार्ट किए, और सोचने से क्या हुआ, हम डेरिवेशन को अब आगे ले जाएंगे, समझे? तो ये जल्दी से आप सेकेंड लॉ को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम इसको मिटाएंगे। चलिए ले लिए, आओ
देखते जाइएगा ध्यान से, एकदम अच्छा से समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको समझ में नहीं आए। बस अगर आप लोग लेक्चर सभी देखते होंगे तो। अब लेक्चर देखते ही नहीं है, बहुत लोग तो अभी सॉल्यूशन ही पढ़ रहे हैं, कहाँ सिलेबस पहुंच गया। रहिए पीछे, पीछे ही रहिएगा, जीवन भर पीछे ही रहिएगा। कहते हैं कि मेरे साथ चलो जी, तो नहीं, बिजी हैं अपने लाइफ में। रहिए। देखो, इस पॉइंट पर ध्यान देंगे। इस पॉइंट में आपको बताएंगे कि अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट को सीरीज में कनेक्ट करने आता है ना, पढ़े हैं फिजिक्स में कुछ कि फीस भी ख़त्म है, उसमें पढ़े होंगे ना, पैरेलल में कैसे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो वही हम बोल रहे हैं यहाँ पर। जैसे मान लो कि एक ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हुआ एक, और एक दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हुआ है, ठीक है। दोनों को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, और सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब चार्ज सेम होता है, आपको पता होगा, पढ़े होंगे तो हम इस बार क्या करेंगे कि इसमें मान लो कॉपर सल्फेट जो दिए थे फिगर में जी, यहाँ मान लो CuSO4 और यहाँ मान लो AgNO3। तो अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो आपको बताएंगे कि वेट ऑफ सब्सटेंस जो इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होता है वह डायरेक्टली होता है उसके इक्विवेलेंट वेट के। कहने का मतलब कि अगर आप इसको सीरीज में जोड़ देंगे ना, सीरीज में अगर कनेक्ट कर देते हैं दोनों इलेक्ट्रोलाइट को, तो जितना क्या करा है, अगर सीरीज में दोनों कनेक्ट कर देंगे तो डिपॉजिटेड ये जो वेट है ये डायरेक्टली होता है इक्विवेलेंट वेट के। यानी कि जिसका इक्विवेलेंट वेट निकालने आता है, भूल गए सब हैं, इक्विवेलेंट वेट भी खा गए। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है ये फार्मूला वेट मतलब वही मोलिकुलर वेट है। फार्मूला वेट बाई होता है चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन, चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन, ये होता है इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला। ये फार्मूला वेट, जैसे मान लो कि इसमें कॉपर है, इसमें सिल्वर है, तो कॉपर का इसमें फार्मूला वेट आपको याद होगा तो यहाँ रखिएगा। और कॉपर पर कितना चार्ज होगा, CuSO4 है तो कॉपर पर 2+ होगा तो बाई यहाँ पर 2 रख दीजिएगा। उसी तरह से सिल्वर NO3 है तो सिल्वर का फार्मूला वेट यहाँ रखिएगा, 108 होता है, यहाँ पर फार्मूला वेट रखिएगा। और बाटा में 4 तो ये AgNO3 है तो कैसे टूटेगा, Ag प्लस NO3 माइनस, तो यहाँ पर 1 प्लस है तो बाटा में 1 रखिएगा। समझ रहे हो। तो कहने का मतलब कि अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो डिपॉजिटेड सब्सटेंस का वेट डायरेक्टली होता है इक्विवेलेंट वेट के। क्लियर हुआ। ये भूल गए हैं इक्विवेलेंट वेट, तो लिख लीजिए, क्योंकि भाई हमको काम है इक्विवेलेंट वेट और ग्राम इक्विवेलेंट से। आज की क्लास में काम तो भाई पड़ेगा। अब आप लोग तैयार नहीं हैं तो हम अब क्या कर सकते हैं। अब आप लोग तैयार ही नहीं हैं, पीछे का क्लियर नहीं है तो फिर दिक्कत है। ये मैथ नहीं ना है कि आपको अलजेब्रा नहीं आता है तो कैलकुलस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये केमिस्ट्री है, पहला चैप्टर ख़त्म तो दूसरा भी ख़त्म होगा। ठीक, चलो आओ। इफ डिफरेंट electrolytes are connected in series
then weight of substance deposited on electrode is directly proportional to their equivalent weight। समझ रहे हो? ये बात बोल रहा है, यानी कि W कह रहा है ना कि डायरेक्टली होता है इक्विवेलेंट वेट के। आई बातें यहाँ तक समझ में जी? नहीं, कब सीरीज में करेंगे तब समझे? समझते रहिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होने वाली है जी, समझे? ये हुआ। अब देखो, इस साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और ध्यान दीजिएगा जब इस साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, वहीं जाना पहचाना आपका एफ कांस्टेंट आएगा, एंड दिस इज द फैराडे कांस्टेंट, फैराडेज कांस्टेंट। इसका वैल्यू आप लोगों को पता है क्या? 96,500 कूलम। बोले थे याद करने के लिए, 12th बोर्ड में तो इसका वैल्यू भी पूछ देता है कभी कभी। 96,500 कूलम हो गया ये। अब मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कुछ कंडीशंस दे दे, अरे बहुत अच्छा से समझा रहे हैं जी, अगर आप भी आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप महान हैं, एकदम आप महान हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है, आपको कहीं समझ में नहीं आएगा। इफ फैराडे इक्वल टू 1, मतलब 1 फैराडे का मतलब 96,500 कूलम, बताएंगे अभी तुरंत, थोड़ा सा धैर्य रखिए। कह रहा है कि अगर फैराडे 1 है, ठीक है, तो अगर एफ का वैल्यू 1 यानी कि फैराडे का वैल्यू 1 हो, तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि W इक्वल टू ई होगा? कहो कि एकदम बोल सकते हैं। अगर 1 फैराडे है चार्ज, 1 फैराडे मतलब इतना कूलम होता है 1 फैराडे में, लिखा हुआ है। अगर फैराडे 1 हो तो 1 होगा तो क्या होगा? W इक्वल टू ई होगा। और यहाँ से आप इक्विवेलेंट वेट को डिफाइन भी कर सकते हैं। आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन करेंगे कि 1 फैराडे चार्ज के द्वारा, 1 फैराडे चार्ज यानी कि 96,500 कूलम होता है 1 फैराडे में, दिखाई दे रहा है यहाँ पर। 1 फैराडे चार्ज के द्वारा सब्सटेंस का जो वेट डिपॉजिट होगा उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। यहाँ दिखाई आपको दे रहा है, ठीक है। इसी बात को हम लिखेंगे, ठीक। चलो तो हम इसको मिटा दे रहे हैं, मिटा दें, चलो मिटा दे रहे हैं। और इसके बाद हम इसी को थोड़ा सा जो बोले हैं उसको लिखवा दे रहे हैं। चलो लिखो यहाँ पर, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड बाई वन फैराडे ऑफ चार्ज is called equivalent weight, ठीक है, is called equivalent weight। क्या कोई दिक्कत है इसमें? सब कुछ क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक?
चलो तो ये जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम आगे चल रहे हैं, फर्स्ट लॉ सेकंड में चल रहे हैं अब, तो इसको जल्दी से आप प्रिंट कीजिए, उसके बाद हम चलेंगे आगे। हो गया? तो चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखो अब हम आगे आ रहे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। आपसे कहीं कहीं पर पूछ देगा कि 1 फैराडे क्या होता है। ये तो आप समझ गए हैं कि 1 फैराडे जो होता है वह 96,500 कूलम्ब होता है। ये वैल्यू आता कहाँ से है उसी को आपको इसमें हम बताएंगे, ठीक है। 1 फैराडे होता क्या है, ठीक। आइए बहुत अच्छा से माइंड कूल करके आप समझते चलिएगा। आइए यहाँ पर इसको आप लोग स्टार दे करके लिखेंगे। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड 1 फैराडे। देखिए इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है ना उसको हम बोलते हैं 1 फैराडे। और 1 फैराडे कितना होता है? 96,500 कूलम्ब। यानी हम कह सकते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर 96,500 कूलम्ब चार्ज होगा। अब आइए इसको निकाल कर आपको हम दिखाएंगे, ठीक। आइए पहला नंबर तो आपसे पूछ सकता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 1 मोल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग मोल कॉन्सेप्ट अगर पढ़े होंगे 11th क्लास में, तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होता है 6.022 10 का पावर 23। ये एवोगाड्रो नंबर है, ठीक है। किसी भी कंपाउंड हो, मोलेक्यूल्स हो, एटम हो, एलिमेंट हो, तो 1 मोल में इतना ही पार्टिकल्स होता है। अगर एलिमेंट होगा तो हम उसको बोलेंगे इतना एटम। अगर कंपाउंड होगा तो हम बोलेंगे 1 मोल में इतना मोलेक्यूल्स होगा। ना समझे? जैसे देखो H2O, बोलो ये क्या है, एलिमेंट है कंपाउंड है? कंपाउंड है। तो अगर आप पूछ दे कि H2O के 1 मोल में कितना मोलेक्यूल्स, तो कहना कि इतना मोलेक्यूल्स। अब देखो, अब बोलो यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये एलिमेंट है कि कंपाउंड है? एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन के 1 मोल में कितना एटम, अभी इस बार एटम बोलेगा क्योंकि उसको पता है कि हमें यहाँ एलिमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो एलिमेंट के केस में इसको एटम बोलते हैं, कंपाउंड के केस में इसको मोलेक्यूल्स बोलते हैं। लेकिन बात यहाँ पर हम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, तो टेंशन आपको नहीं लेना है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होगा, यानी कि 6.022 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन होता है 1 मोल में, ठीक है। पढ़े होंगे आप लोग, इतना तो आप लोग को छोटी छोटी बात पता होगा ही। ये हो गया, ये 1 मोल में इतना इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब बताओ कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम्ब। ये तो आपको पता होगा ना, पढ़े होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स में। तो इतना कूलम्ब एक इलेक्ट्रॉन पर। तो बताइए कि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज, तो क्या हम कह सकते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज? तो 10 इंटू 10 कर दें? नहीं, अरे आपसे पूछ दिया जाए 1 मोल में इतना इलेक्ट्रॉन होता है, इतना इलेक्ट्रॉन है, और 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना होता है। तो अगर आपसे पूछ देगा कि कितना 1 मोल पर कितना चार्ज होगा, तो इसको इंटू कर देंगे तो नहीं पता चलेगा? पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर चार्ज ऑन
1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप करेंगे 6.022 10 to the power 23 इंटू 1.6 10 to the power -19 कूलम्ब। क्या कोई दिक्कत है? क्लियर हुआ? अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा लगभग जो वैल्यू है वह 96,500 कूलम्ब ही आएगा। समझे? और देखो तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कह रहे कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड 1 फैराडे। तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हम इसके जगह पर कह सकते हैं 1 फैराडे? बोलो नहीं। कितना तुम लोग वीक हो जी। इक्वल टू मल्टीप्लाई किए तो कितना आया? 96,500 कूलम्ब। वहीं तो आपको बोल रहे हैं कि फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू 96,500 कूलम्ब होता है। ये क्या होता है फैराडे? तो कहना कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसका नाम होता है 1 फैराडे। 1 फैराडे कितना के इक्वल? तो 96,500 कूलम्ब के इक्वल होता है। अब आया है। अभी तो इसके पहले हम याद कर रहे थे ना, लेकिन अब क्लियर हुआ कि ये 96,500 कूलम्ब ये होता क्या है। ठीक, इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए? ठीक है, चलो अब आ रहे हैं आगे में। देखते जाइए कैसे हम पढ़ा रहे हैं, सिर्फ देखते जाइए। इन जनरल, जनरल याद रखिएगा, बहुत ही VVI है। इन जनरल, जनरल में आइए 1 फैराडे 96,500 कूलम्ब, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं 1 फैराडे 96,500 कूलम्ब। अब बोलो ये चार्ज क्या है? तो हम कह सकते हैं कि 96,500 कूलम्ब होता है वह है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझे? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 96,500 कूलम्ब इक्वल टू होता है 1 फैराडे। लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अब कौन तो कह रहा है कि सर यहाँ तक तो हमको क्लियर सुनाई दिया और दिखाई भी दिया, हम समझ भी गए, लेकिन सर ये कहाँ से आ गया इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट? ये तो कभी बताए नहीं है आप, अभी नहीं बताए हैं। आइए, नहीं बताएं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, नहीं बताए हैं। आप कभी गलत बोल ही नहीं सकते हैं, जान रहे हैं आपके बारे में ना कि कितना तेज हैं। देखो हमको ये बताओ, अभी तक मिटाए नहीं हैं हम इसके ये वाला, इसीलिए क्योंकि हमको पता था कि आएगा। यहाँ पर बोलो तो W इक्वल टू एफ ही लिखा हुआ है, तो F इक्वल टू क्या होगा? F इक्वल टू W/E हो सकता है, नहीं होगा यहाँ से। F इक्वल टू W/E, ये क्या है? मास इन ग्राम, वेट है, गिवन वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। तो मास इन ग्राम बाई इक्विवेलेंट वेट, तो मास इन ग्राम बाई इक्विवेलेंट वेट किसका फॉर्मूला होता है? ग्राम इक्विवेलेंट का। तो यहाँ वही तो बोल रहे हैं कि अगर ये 1 है तो ये 1 है, ये 2 है तो ये 2 है, तो ये 1 फैराडे है तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ना होगा वो? अभी भी नहीं आया, तो अब नहीं आएगा। यहाँ से बोल रहे हैं कि ये F इक्वल टू W/E, मतलब मास इन ग्राम बाई इक्विवेलेंट वेट, ये ग्राम इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो अगर ये 1 फैराडे है तो ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, जब ये 2 होगा तो ये 2 होगा, जब ये 3 होगा तो ये 3 होगा। समझ रहे हो? वहीं यहाँ लिखा हुआ जब 1 फैराडे तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट, और जब ये 2 फैराडे तो ये 2 ग्राम इक्विवेलेंट। क्या हम कह सकते हैं कि जितना फैराडे होगा उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट होगा?
नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं। तो यहाँ से देखो एक बहुत ही वीवीआई फॉर्मूला के पास पहुँच गए हैं। नंबर ऑफ फैराडे इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। देखो कहाँ पर पहुँच गए। नंबर ऑफ फैराडे इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अगर ये 1 फैराडे है तो ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट, अगर ये 4 फैराडे होगा 4 ग्राम इक्विवेलेंट। समझे? अब देखो यहाँ पर पहुँच गए, बस वेट कीजिए थोड़ा देर और, समझना। अब ध्यान दो, मान लेते हैं हम, आपसे पूछ दिया जाए कि अगर क्यू कूलम्ब चार्ज है, सपोज दैट क्यू कूलम्ब, मतलब कोई जो है क्यू कूलम्ब दे। क्यू क्या होता है? आपको देगा तो दे, ऐसे ना देगा कि 12 कूलम्ब 13 कूलम्ब, ऐसे ना देगा। क्यू थोड़े देगा। तो समझ में आ गया, जनरल लेकर चल रहे हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि क्यू कूलम्ब चार्ज है, यह कितना फैराडे है, पूछ सकता है। क्यू कूलम्ब चार्ज इक्वल टू कितना फैराडे, समझा? तो तुम कहना कि क्यू कूलम्ब चार्ज कितना फैराडे। आइए कहना ऐसे कि 96,500 कूलम्ब सर अब बताए हैं कि 1 फैराडे होता है। बिल्कुल बताएं 1 फैराडे होता है। तो कहना कि 1 पर कितना होगा, 1 बटा में 96,500, और आप क्यू पर पूछ रहे हैं तो ये कर देंगे हम 1/96,500 और इंटू क्यू, यानी कि क्यू बटा में कितना होगा 96,500। क्या कोई दिक्कत है? इतना फैराडे। अगर आपको क्यू कूलम्ब चार्ज दिया हो और पूछ दे कितना फैराडे है, तो कहना क्यू बटा में 96,500। यही काम है यहाँ, नंबर ऑफ फैराडे। अगर चार्ज क्यू है तो हम लिखेंगे क्यू बटा में 96,500 कूलम्ब। समझा? ये नंबर ऑफ फैराडे हो गया। इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। बोलो क्या होता है? मास इन ग्राम बाई होता है इक्विवेलेंट वेट। क्लियर हुआ यहाँ तक? बोलो क्या ये वीवीआई का पावर इन्फिनिटी है? ये फार्मूला को आपको किसी भी कीमत पर याद करना पड़ेगा, और उनसे भी वीवीआई है नीचे वाला फार्मूला जो अभी बता रहे हैं। बोलो Q के जगह पर क्या आपको पता है? Q इक्वल टू IT होता है। कहोगे बिल्कुल सर पता है। तो बिल्कुल पता है तो पता होने से नहीं होगा। यहाँ Q के जगह पर IT लिखेंगे, बाई 96,500 कूलम्ब और मास इन ग्राम बाई इक्विवेलेंट वेट, ये होता है ग्राम इक्विवेलेंट। तो आप लोग इस दोनों ही फार्मूला को माइंड में सेट रखेंगे, क्योंकि इसी पर हम क्वेश्चंस कराएंगे आज की क्लास में। बस आपको केवल इतना बता रहे हैं कि फैराडे साहब का फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल कराएंगे तो थोड़ा सा लेक्चर लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए। ठीक है? तो ये थोड़ा सा डेरिवेशन है, इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद और 2 मिनट का टाइम हम लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा किए। अब आ रहे हैं यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है, उसको भी आप लोग लिख लीजिए। उसको भी आप लोग क्या कीजिएगा? लिख लीजिएगा। देखो कभी कभी एग्जाम में पूछता है परसेंटेज करेंट इफिशियंसी। परसेंटेज करेंट इफिशियंसी क्या होता है? समझा? करेंट इफिशियंसी क्या होता है? देखो आपको अच्छा से समझा रहे हैं कि करेंट इफिशियंसी होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग करेंट पास कराए इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है जो,
उसमें आप करेंट पास कराए 25 एम्पियर, ठीक है। तो 25 एम्पियर करेंट पास कराए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि टोटल करेंट यूज हो जाएगा डिपॉजिट में, ना समझा। अब मान लीजिए कि हमको क्या करना है, डिपॉजिट करना है ना, सब्सटेंस को क्या करना है, डिपॉजिट करना है। तो अगर हम 25 एम्पियर करेंट पास कराए तो उसमें कितना करेंट यूज हो गया और कितना बाकी हो गया। तो मान लेते हैं कि इसमें 10 एम्पियर का जो करेंट है वो यूज हो गया। समझ लो मेरी बात, 10 एम्पियर का करंट यूज हो गया तो बस खत्म हो गया ये कहानी। परसेंटेज करंट इफिशियंसी का मतलब कि 100 में कितना खत्म। तो आप ऐसे कहना कि 25 में 10 एम्पियर खत्म, तो 1 में हो गया 10/25 और 100 में हो गया 10/25 इंटू 100। तो परसेंटेज का मतलब 100 ही ना। करेंट इफिशियंसी का मतलब क्या हुआ कि कितना करेंट यूज हो गया, और परसेंटेज मतलब 100 में कितना यूज हो गया। तो सीधा सा बात है, आप इसको लिखेंगे आई यूज्ड बाई आप लिखेंगे आई टोटल, और परसेंटेज है तो क्या लिखेंगे 100। आपको बताया गया है कि 25 में 10 यूज हो गया तो लिखना कि 25 में 10 यूज हो गया, 1 में 10/25 और 100 में क्या हो जाएगा 10/25 और इंटू 100। यानी क्या हुआ, आई यूज्ड इतना यूज हो गया, आई टोटल 25 था, आई टोटल और इंटू 100। तो ये आप लोग याद रखेंगे। अगर मान लीजिए कि बहुत ही लेवल हाई किया एग्ज़ाम वाले, अगर एग्ज़ाम वाले लोग क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई करेंगे ना, तब यहाँ तक पहुँचेंगे। ऐसे देख लीजिएगा बोर्ड में अपना पूछा है कि नहीं पूछा है, पूछ भी सकता है नहीं भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। और आज हम यहीं पर ब्रेक लेंगे, मिलेंगे आपसे हम अगले लेक्चर में फ्राइडेज फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ पर न्यूमेरिकल्स के साथ मिलेंगे। आज यहीं पर ब्रेक लेते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।